आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ में हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9:30 बजने वाले जी सलाम पर वक्त हो गया है वर्ल्ड न्यूज का, जिसमें हम आपको कराएंगे आलमी खबरों से बाखबर। चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के माबैन लिए गए कुछ फैसलों से अमेरिका के मजबूत हलीफ जापान और जनूबी कोरिया की परेशानी बढ़ गई है। तारीखी मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ने जजीरे नुमा कोरिया में चल रही फौजी मशकों को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका के हलीफ ममालिक के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी के मेंबरान भी ज्यादा खुश नहीं हैं। हालिया बरसों के दौरान आलमी मीडिया में जितनी सुर्खियां शुमाली कोरियाई सदर किम जोंग किसी मुल्क और लीडर के हिस्से में नहीं आई, ज्यादातर ये सुर्खियां मनफी और जारहाना नवयत की थीं। मज़ाहिर हालात इतने कशीदा हो चुके थे कि दोनों मुल्क के लीडरान खुलेआम जंग की बात करने लगते, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हालात इतनी तेजी से बदले कि एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करने वाले और एक दूसरे को धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन आमने सामने बैठकर अहम मसाइल पर चर्चा कर रहे थे। बातचीत काफी मुफीद रही। इस मुलाकात से इलाके में अमन की राह हमवार हुई है, लेकिन ट्रंप के रवैये ने सियासी तज्जियाकारों और मुबस्सिरों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। जराये के मुताबिक ट्रंप ने शुमाली कोरिया के तई जिस नरमी और रियायत का इजहार किया है, उससे रिपब्लिकन भी नाराज हैं। The symbolism of this, he has achieved an outcome that nobody else has. Very frankly, I think if Obama or Clinton or maybe even George W. Bush had made this kind of a proposal and said, well, I'm going to meet with this guy, they would have been hung from the gallows and in fact, in this context, he's entered into seemingly an agreement with very, very few conditions that are binding, when the Iran agreement was much more binding, much more determined. So why walk away from that when North Korea is in fact a nuclear weapon state? It's an enormous puzzle. I don't know who he's listening to on this. He may be listening to his own inner voices because he feels nobody else has done this. I'm going to do it. वाज़ेह हो कि शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम को लेकर जापान और जनूबी कोरिया दोनों ही मुल्क फिक्रमंद रहते थे। इनके खौफ व अंदेशों को दूर करने के लिए ही अमेरिकी बेड़ा कोरियाई जजीरे में भेजा गया। इसके अलावा मुस्तकिल बुनियाद पर फौजी मशक भी शुरू की गई। इन हालात में शुमाली कोरिया के हवाले से अमेरिका के मौजूदा रुख को लेकर मुख्तलिफ राय पाई जा रही है। कोई इसे बोल्ड डिसीजन बता रहा है तो कोई इसे रिस्की। सियासी मुबस्सिरीन को इस बात पर शक है कि ट्रंप की यकीन दहानियों पर शुमाली कोरिया अपने जौहरी हथियारों को बर्बाद कर देगा। Kim goes home vindicated in a lot of ways. Now, I can't say exactly how Trump will try to sell this here in the United States. It's going to be very, very interesting to see whether and on what scale he gets pushback, in particular from Republicans, because for all of Trump's arguments that, I'm going to do this differently and I'm not going to go down that path that Bush went down and Clinton went down and so forth, he's going down that path. It's of enormous value to Kim domestically. It legitimates him. There you are, the first Korean leader, North Korean leader, to be there with a sitting American president. When you have the flag display even more, you're in effect accepting them for what they are. You are accepting their status, including as a nuclear weapon state outside the Non-Proliferation Treaty. Now, the administration would probably not admit that, but that's what the visuals, to me, seem like. ट्रंप के अब तक के सियासी सफर में किम जोंग से मुलाकात का फैसला उनके बड़े फैसलों में शुमार किया जा सकता है। रवायती मौक़िफ़ से हटकर नई राह पर चलना आसान नहीं होता। ट्रंप ने इसकी शुरुआत कर एक सियासी दांव खेला है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म मैल्कम टर्नबुल भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है कि साबिका अमेरिकी सदर इस तरह की पहल करने में नाकाम साबित हुए। To say that international affairs and negotiations with respect to the Korean Peninsula is risk-free would be very inaccurate. There are plenty of risks. There are plenty of risks, but let me just say to you,
There are plenty of risks in doing nothing. And so give Trump credit for having a go at this. Okay, sat down with Kim Jong-un and he's offered him an alternative vision, a chance to chart a better future for his country. And he's made a strong pitch. हालांकि आलमी सतह पर अमेरिकी सदर की कोशिशों की तारीफ हो रही है, लेकिन अमेरिकी अवाम को समझाना आसान नहीं होगा। इंतखाबी मुहिम से लेकर एक माह कबल तक शुमाली कोरिया के हवाले से ट्रंप का मौकिफ बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन सिंगापुर की मुलाकात के बाद हालात बदलते नजर आ रहे हैं। इन मुलाकातों में ट्रंप ने किम जोंग को कौन कौन सी तजावीज पेश की है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे ये इशारा मिलता है कि ट्रंप ने किम से ये कहा है कि खोल आंख, जमीन देख, फलक देख। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो सबसे पहले तो इस तारीखी मुलाकात पर सबकी नजरें थी। अब इस मुलाकात के बाद लोगों में कई तरह के खदशात भी हैं, कई तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। पूरी सूरत हाल पर साबिक सफीर लखनलाल मेहरोत्रा साहब फोन लाइन के जरिए हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। लखन सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सर, डोनाल्ड ट्रंप की इस पहल की मुखालिफत हो रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया के मसले पर ट्रंप ने पार्टी और अवाम को एतमाद में लिया ही नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लेकिन ये जो समिट हुई सिंगापुर में, तो वो तो एक सपने की तरह है। तो जैसे किसी भी सपने को पूरा करने के लिए काफी अरसा चाहिए, काफी हथियार चाहिए, अस्त्र चाहिए, वो सब इकट्ठा करने पड़ेंगे और इसकी प्रोसेस बड़ी धीमी होगी। तो आवाम को ये बताना कि वहाँ जो कुछ हुआ है वो फौरन हो जाएगा, ये ट्रंप की मंशा नहीं है, बल्कि ट्रंप ने तो ये कहा है कि धीरे 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 हमारे लोग नेगोशिएशन हर मुद्दे पे शुरू करेंगे और उससे जो जो नतीजे निकलते जाएंगे वो कदम ब कदम आगे बढ़ने की कोशिश होगी। तो ये डीन्यूक्लियराइजेशन की प्रोसेस कभी ये नहीं होती है कि आज उन्होंने तय कर लिया और कल को खत्म हो गया। और फिर दूसरे मुद्दे सामने हैं कि जापान और साउथ कोरिया की सिक्योरिटी का क्या होगा, पैसिफिक में अमेरिका की पोजीशन कैसी बनेगी, क्या वो चीन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको बराबर आगे बढ़ने देंगे। ये सब मुद्दे नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की बातचीत के से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से उनको कोई शको शुबह पैदा हुआ तो वो कदम बहुत आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर वो जो पुरानी चीजें थी, जैसे कि एक दूसरे के अंदर ये हो रहा था कि भाई अब न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, वो ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। मैं समझता हूँ वो मुमकिन नहीं है। दोनों में विश्वास की धारा बह चुकी है और वो एक दूसरे को धोखा देना जरा मुश्किल है। लेकिन सर, एक दिलचस्प बात इन सब के बीच ये दिखाई दे रही है कि दोनों लीडरान के जो उनके सो कॉल्ड सपोर्टर्स हैं, एक दूसरे पर भरोसा ना करने का मशवरा दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आलमी सतह पर दोनों लीडरों की ऐसी छवि बना दी गई है जहां दोनों लीडर क्रेडिबिलिटी एक तरह से उनकी डिफेक्टिव सिंड्रोम से जूझ रही है? नहीं, मैं सोचता हूं कि इस मुलाकात से सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई है कि किम और ट्रंप की एक पर्सनल इक्वेशन हो गई है और वो इक्वेशन किसी भी तरीके से खराब नहीं है और उसमें एक दूसरे को धोखा देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका एक छोटी सी ताकत नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। और नॉर्थ कोरिया को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि अगर उन्हें दुनिया में दूसरे देशों की तरह आकर के रहना है तो उन्हें अमेरिका के साथ कुछ न कुछ समझौते करके और उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो इसलिए ये समिट किसी भी दूसरी मुलाकात से थोड़ी मुझे फर्क नजर आती है। ठीक है, लेकिन सर ये अंदाज है कि इसमें इस चंगुल से निकलना जरा मुश्किल होगा किम के लिए। ठीक है, लेकिन सर जापान और साउथ कोरिया के रिजर्वेशन अपनी जगह कायम है। यही वजह है कि डिफेंस इंस्टेबलेशन की अगर बात करें, एस्टेब्लिशमेंट की, तो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को बयान जारी करना पड़ रहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियों पर कायम है।
वो बिल्कुल कायम है। और जापान और साउथ कोरिया को समुद्र में डुबा के तो वो नॉर्थ कोरिया से रिश्ता अमेरिका किसी हालत में नहीं बना सकता, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया के द्वारा ही, उनके थ्रू वो चाइना पे अंकुश लगाए हुए हैं भाई। और चाइना का अगर उन्हें मुकाबला करना है तो जापान और साउथ कोरिया का साथ उन्हें अपने पास में रखना पड़ेगा। ये तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई फर्क आने की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन जो कुछ भी नॉर्थ कोरिया के साथ में किम करेंगे वो जापान और साउथ कोरिया को साथ लेके करेंगे। और इसमें जो साउथ कोरिया के मून हैं उनकी बड़ी जबरदस्त भूमिका रही है। और उन्होंने अब भी ये कहा है कि ये तो एक ऐतिहासिक कदम है और इसको सक्सेसफुल करना हमारा काम है। और वो मिलने फिर जा रहे हैं किम से, वो फिर मिलने जा रहे हैं ट्रम्प से। और ये ट्रायंगुलर मीटिंग्स होने जा रही हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अगर वो विफल हुई तब फिर मुश्किल होगी। लेकिन सर अभी ये भी सवाल बना हुआ है कि ट्रंप बातचीत के लिए कैसे राजी हो गए? क्या वो खुद को अब एक पॉलिटिकल स्टेट्समैन के तौर पर पेश करना चाहते हैं या फिर कोई सोची समझी हिकमत अमली के तहत ही उन्होंने बातचीत का फैसला किया है? क्योंकि सर कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप ने किम को हुकूमत के साथ साथ बड़े बड़े बिजनेस वेंचर भी एक तरह से उस पर भी हाथ आजमाने का न्योता दिया है। लेकिन ट्रंप की जो मंशा है सबसे ज्यादा वो ये है कि वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखाना चाहते हैं। और किसी भी प्रेसिडेंट ने अभी तक नॉर्थ कोरिया से समिट नहीं की है। और ये शांति की संधि का तो की संभावना तो पहले कभी उठी नहीं। तो अगर ये बिल्कुल कदम सफल हो गया तो उनका नाम तो इतिहास में अमर हो जाएगा। नोबेल प्राइज तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। वो बड़े लीडरान में उनकी गिनती होनी शुरू हो जाएगी। तो ट्रंप को सबसे बड़ी जो मंशा, उनके मंतव्य है, उनके मन की इच्छा है, वो यही है कि ये सफल हो। और वो अपने हाथ से वो मौका निकलने नहीं देंगे इस बारे में, क्योंकि उनको भी देश के अंदर बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। तो सर क्या इस कोशिश में वो कामयाब हो रहे हैं? इस कोशिश में कामयाब हो रहे हैं क्या वो? नहीं, इस कोशिश में देखिए मैं कामयाबी के मुझे 2 निशान तो अभी तक मिले हैं। चलिए सर, कुछ डेमोक्रेटिक ठीक है रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो कि काफी अहमियत रखते हैं। ठीक है सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है सर, इसलिए आपको बीच में ही रोक रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का और चला है, जल्द होते हैं सर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तारीखी मुलाकात के दौरान हुए तारीखी मुआहदे पर जापान ने नपातुला बयान जारी किया है। एक तबके का मानना है कि समिट से मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से फैली कशीदगी खत्म होगी। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिदे ने यह कहा है कि समिट के बाद मुल्क के लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसकी अव्वलीन तरजीहात की अगर बात करें तो अब भी यही है वो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को शुमाली कोरिया में दाखिले की इजाजत मिले। वहीं जापान के वजीर दिफा सुनोरी ओनोडेरा ने यह कहा है कि खित्ते की हिफाजत के लिए यूएस और साउथ कोरिया की जंगी मशकें बेहद जरूरी हैं। क्या आप नहीं देखते, जो माहौल कभी बहुत ज्यादा कशीदा रहा करता था अब उसमें थोड़ी नरमी आई है। ये सब समिट की वजह से हो रहा है। अगर डीन्यूक्लियराइजेशन को जारी रखना है तो फिर जरूरी है कि IAEA मुआयने के लिए शुमाली कोरिया में दाखिल हो। यही हमारी तरजीह है। これはまだ具体的なतफसीलात पर अब तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया की जंगी मशकें शुमाल मशरकी एशिया की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। इस मसले में जापान, अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान बाहमी एतमाद
पैदा होना चाहिए। 間の間で共有するようにしていきたいと思っております。 और इधर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनकी जानिब से जारी मुश्तरका बयान में हुकूक इंसानी का तज़करा न होने से ह्यूमन राइट तंजीमों ने एक तरह से तासुफ का इजहार किया है। वाज़ेह हो कि आलमी मीडिया शुमाली कोरिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की लगातार रिपोर्टिंग करता रहा है। शुमाली कोरिया में इंसानी हुकूक के मामलात देखने वाले ग्रेग स्केरलैटो ने यह कहा है कि गुज़िश्ता 30 सालों से प्योंगयांग लगातार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। ट्रंप की तनकीद करते हुए ग्रेग ने यह कहा कि इस समिट में अमेरिकी इंतजामिया को दो रुखापन सामने उसका आ गया है। इससे The United States of America is the leader of the free world. How can the leader of the free world protect, secure the existence of a regime that is committing crimes against humanity? I think that is an untenable position unless we address human rights. We have seen this predicament before. For the past 30 years, human rights has often been sacrificed on the altar of negotiating nuclear issues and ballistic missiles. For 30 years, human rights has not been included in the agenda, and we haven't done so well. Why not include human rights in the agenda for a change? But it seems that this time around, even the Trump administration was very shy about addressing human rights issues head on. और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। इराकी पार्लिमानी इंतखाबात में टॉप 2 पोजीशन पर रहने वाले दोनों जमातों ने दरअसल इत्तेहाद का फैसला कर लिया और इसकी वजह से अब वहां पर हुकूमत की तश्कील का रास्ता साफ हो गया है। कौम परस्त लीडर और सायरून कायद मुक्तदा अल सद्र और अल फतह इत्तेहाद के सरबराह हादी अल आमिरी ने मिलकर के हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है। इसके साथ ही मौजूदा वजीर आजम हैदर अल आबिदी की हुक्मरानी का दौर भी खत्म हो गया है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 12 मई को हुए इंतखाबात में सायरून इत्तेहाद के 54 जबकि अल फतह इत्तेहाद को 47 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी। नज़फ में मुक्तदा अल सद्र और हादी अल आमिरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इत्तेहाद की जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही जल्द हुकूमत की तश्कील कर ली जाएगी। दोनों लीडरान ने यह कहा कि जल्द ही इत्तेफाक राय से हुकूमती प्रोग्राम भी एक तरह से तरतीब दिया जाएगा। पार्लिमानी इंतखाबात के बाद से ही इराक की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। नताइज के ऐलान के बाद से ही सरगर्मियां जारी हैं। हुकूमत साजी की राह हमवार हुई है, लेकिन दोबारा इंतखाबात की भी आवाज उठ रही है। इंतखाबात ने 42 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी के लीडर और साबिक वजीर आजम हैदर अल आबादी ने दोबारा इंतखाब की मुखालिफत की है। उन्होंने मुखालिफिन को मुतनब्बह करते हुए कहा है कि सियासी अमल को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत और पार्लियामान को इसका हक नहीं है और सिर्फ सुप्रीम फेडरल कोर्ट ही दोबारा इंतखाब का फैसला कर सकता है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों बैलेट बॉक्स को एक तरीके से उसका जो गोडाउन था उसमें आग लगी और उसके बाद नए सिरे से इंतखाबात का भी मुतालबा किया जा रहा है। इधर लेबनान हुकूमत की जानिब से रिफ्यूजी एजेंसी के एहलकारों के अकामा के मुतालिक कागजात जब्त करने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने सख्त एतराज जाहिर किया है। वाज़ेह हो कि लेबनानी वजीर खारजा जबरान बासिल ने एजेंसी की जानिब से जमा किए गए तमाम रेसिडेंसी एप्लीकेशन जब्त करने की हिदायत दी है। वजारत दाखिला ने UNHCR पर अफवाह फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मुजाहिरीन की शाम वापसी में वो रखना डाल रहा है। लेबनानी हुकूमत चाहती है कि शामी पनाहगुज़ीन अपने मुल्क को वापस लौट जाएं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि वापसी के लिए शाम के हालात अभी भी सही नहीं है। लेबनान में मौजूद UNHCR के नुमाइंदे के मुताबिक 19 एहलकारों के अकामे जब्त कर लिए गए हैं। लेबनान हुकूमत के इल्जाम की तरदीद करते हुए UNHCR के नुमाइंदे ने कहा है कि एजेंसी बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक काम करती है।
our job doesn't finish when people cross a border. We are the refugee agency, but the other half of our mandate is to find solutions for refugees, to put an end to the exile. And that means a lot of the work we do is after return. It's after people have gone back to their country to ensure that they reintegrate properly. We are not organizing this return, but we are trying to make sure that at least they leave with as equipped as possible with the document they need, so that the arrival is easier, to make their life easier upon arrival. और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की। जी हां, 14 जून यानी कि कल से रूस के 12 शहरों में फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला शुरू हो जाएगा। दुनिया भर की टीमें खुद को बादशाह साबित करने के लिए मैदान पर जोर आजमाइश करती हुई दिखाई देंगी। नए तेवर और नए क्लेवर के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप में सितारों की होड़ दिखेगी, लेकिन इसका इंकशाफ टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दिन ही यानी 15 जुलाई को होगा। अब क्रिकेट नहीं, हर तरफ फुटबॉल का फीवर होगा। सभी टीमें रूस पहुंच चुकी हैं और रूस भी फुटबॉल की इस दीवानगी के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस में फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला लगा है। फैंस के सिर पर अपनी टीम के चैंपियन बनने का जुनून है। और हो भी क्यों ना, 88 साल बाद उस मुल्क को फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है जिसने चैंपियन बनने का सपना देखा है। फुटबॉल को जीने वाले हर फैंस के दिल में सवाल है कि क्या मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी ब्राजील की बराबरी कर लेगा, या खिताब का सबसे बड़ा दावेदार ब्राजील नेमार की कप्तानी में जीत का सिक्सर लगाएगा। वहीं 32 साल का सूखा खत्म करके लियोनेल मेसी अपने मुल्क के लिए सुनहरी तारीख रकम कर सकते हैं, क्योंकि 2014 में मेसी की टीम खिताबी फाइनल तक पहुंची थी। वैसे यूरो चैंपियन पुर्तगाल भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दम पर पहली बार बादशाह बनने की होड़ में है। हालांकि 4 बार की चैंपियन इटली इस बार वर्ल्ड कप से आउट है। इक्कीसवें फुटबॉल वर्ल्ड कप में 32 टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में मेजबान रूस के साथ उरुग्वे जैसी मजबूत टीम को रखा गया है, तो वहीं ग्रुप बी में पुर्तगाल और स्पेन के बीच कड़ी टक्कर होगी। ग्रुप सी में फ्रांस के साथ पेरू और डेनमार्क की टीमें होंगी। ग्रुप डी में अर्जेंटीना को क्रोएशिया और नाइजीरिया चुनौती देंगे। वहीं ग्रुप ई में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील का कोस्टारिका और स्विट्जरलैंड से मुकाबला होगा। ग्रुप एफ में 4 बार की चैंपियन जर्मनी को स्वीडन और मेक्सिको टक्कर देंगे। ग्रुप जी में इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच सीधा मुकाबला होगा, जबकि आखिरी ग्रुप एच में कोलंबिया और पोलैंड के बीच मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप का शुरुआती मुकाबला 14 जून को रूस और सऊदी अरब के बीच खेला जाएगा। मेजबान रूस के भी हौसले बुलंद हैं और निगाहें पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने पर हैं। वैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप का सीधा मुकाबला यूरोप और लैटिन अमेरिका के बीच होगा, क्योंकि अब तक हुए 20 वर्ल्ड कप में खिताब इन्हीं 2 बड़े ममालिक की टीमों ने ही जीते हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती इस फुटबॉल फीवर में डूबी हुई है। हर कोई अपनी फेवरेट टीम को चीयर कर रहा है। ऐसे में आप भी अपनी सांसें थाम लीजिए और जी लीजिए दुनिया के सबसे बड़े खेल को, क्योंकि इस जुनून का हर लम्हा बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।